गवार बहू के मॉडर्न ससुराल वाले। दिल्ली शहर के महंगे पॉश एरिया में रहने वाली मॉडर्न माया के परिवार में बेटी बेला, पति रूपचंद और बेटा शुभम था। शुभम अपने परिवार के मॉडर्न सदस्य से सबसे अलग था। माँ, मैं जा रहा हूँ। ओके माय सन, हैव अ सेफ जर्नी। माँ, आपका बेटा इतनी दूर जा रहा है, कम से कम उसे दही शक्कर तो खिला दीजिए। शुभम, ये दही शक्कर जैसी बातें तुमने कब से पाल ली? तुम्हारी कंपनी को देहात ही दिखा था तुम्हें भेजने को। जानते हो कि हम शहरी मॉडर्न लोगों के लिए गांव के गवार लोगों के बीच एक सेकंड गुजारना कितना मुश्किल होता है। माँ, आप फिर शुरू हो गई, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर दिल्ली से शुभम बनारस के लिए निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात गांव की बड़बोली लड़की बिंदिया से होती है, जिसने लाल रंग का सूट पहना था। उसके माथे पर गोल सी बिंदी, हाथों में चूड़ी और पैरों में चमकती पायल उसे गांव से जोड़ रहे थे। बिंदिया की सादगी देखकर शुभम दिल लगी कर बैठता है। अरे क्या हुआ शहरी बाबू, बिंदिया के देखकर बत्ती गुल हुई गई का? ये सुनकर शुभम बिंदिया को देखकर मुस्कुराता है। कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। बिंदिया, मैं कल शहर वापस जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर गांव की भोली भाली बिंदिया शुभम से शादी करके शहर आ जाती है। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर बेला दरवाजा खोलती है। शुभम भैया, आ गए आप। मगर ये किस गवार को अपने साथ उठाकर शहर ले आए? ए शहरी ननदिया, ज्यादा पटर पटर ना करो। हम गांव के हैं, ई का मतलब ई नहीं कि हम गवार हैं। ये कैसा शोर शराबा है? अरे अब ई अधनंगी अवतार में कौन है? बिंदिया, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है बेला। का बोले? बैल? अरे देखे में तो सूखा पापड़ के जैसे हैं। पता नहीं ई खाना खाती हैं कि खाना ई का खात है। अरे ओ दो कौड़ी की देहातन, तेरी ये मजाल कि तू माया के सामने उसकी बेटी को ऐसे बोले। शुभम, कौन है ये गवार? माँ, ये बिंदिया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। ये सुनकर मॉडर्न सास बौखला कर कहती है, क्या ये गवार और मेरी बहू? हाँ, मैं नहीं मानती इस मुजरा करने वाली को अपनी बहू। अरे ये हमारे मॉडर्न परिवार से बिल्कुल मैच नहीं हो रही। एक तो इतना भारी साड़ी लटका रखी है। अरे ओ सासू माँ, ये बनारस की साड़ी है। हम जानत हैं कि ई बनारसी साड़ी में हम बिजुरिया गिरावत है, तभी तुम जलत हो। गंवार बहू की बात सुनकर मॉडर्न ससुराल वाले अपने कमरे में चले जाते हैं और बहू इठलाती हुई बोलती है, देखा सजनवा, कैसे हमने अपनी मॉडर्न माजी के छक्के छुड़ा दिए। पति बेचारा सोच में पड़ जाता है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह होती है। बहू हाथों में लोटा लिए चिल्लाते हुए बोलती है, सासू माँ, अरे ओ मोरी सहरी सासू माँ। क्या है मेरी गवार बहू, क्यों सुबह सुबह बिजली की तरह गरज रही हो? माँ जी, हल्का होने नहीं चलना क्या? हमरे पेट में बहुत हलचल हो रही है, आप भी लोटा ले आइए। गवार बहू की ये बात सुनकर मॉडर्न सास माथा पकड़कर बोलती है, ओह गॉड, कैसी गवार बहू पल्ले पड़ी है। जमाना इतनी तरक्की कर रहे हैं, मगर उन गांव वालों को तो बस गंद फैलाने के लिए खेत और जंगल चाहिए। अरे सासू माँ, क्या बड़बड़ा रही हैं? चलना नहीं है क्या? फिर शहरी सास बहू का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाके बोलती है, मेरी गवार बहू, शहर में खेत खलिहान नहीं होते, बल्कि घर में ही टॉयलेट बना होता है। बोले तो शौचालय। अब होती रहे हल्का। शौचालय देखकर बहू खुश होती है और बोलती है, तनिक ठहरो सासू माँ, हम अभी आए। बहू जल्दी से पूजा की थाली लाकर शौचालय की पूजा करने लगती है। अरे ओ मेरी बैल बुद्धि बहू, ये क्या करामात कर रही है? माँ जी, हमरे बनारस में माँ बड़े बूढ़े कहते हैं कि नए सामान का आरती के साथ स्वागत करते हैं, बस हम वही पूरा कर रहे हैं। सास परेशान होकर बाहर चली जाती है और बहू घर बार का काम करके रसोई में खाना बनाने आती है, जहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा देखकर गंवार बहू की बुद्धि फेल हो जाती है। अरे ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। बिंदिया को सब कुछ बुझा गया। दुकानदार ससुर जी को रस्ते का चूल्हा सस्ते में बेचकर चूना लगा दिया। अरे ओ ससुर जी, तनिक हेने आवा। ससुर चुपचाप उठकर किचन में आता है। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? अरे कछु ठीक नहीं ससुर जी। अरे चिंदी चोर दुकानदार ने आपकी नकली चूल्हा बेचकर ठग दिया। ये चूल्हा जल ही नहीं रहा। अरे मेरी बड़बोली बहू, कमी चूल्हे में नहीं है, ये ऐसे जलता है और ऐसे कम होता है।
हाय री, बिंदिया को तो मालूम ही नहीं था कि हमने मॉडर्न ससुराल की रसोई रोबोट के जैसे खुद ही चल पड़ा था। अब हम खाना बना लेते। चलिए फुटिए ससुर जी। थोड़ी ही देर में बहू खाना बनाकर जैसे ही तड़का लगाती है, पूरे घर में मिर्च की तीखी महक उठने के साथ सभी जोर जोर से खांसने लगते हैं। पता नहीं कौन सा जहरीला खाना बना रही है मेरी बेढंगी भाभी। कहीं ऐसा ना हो खाना खाए बिना ही खांस खांस करने पड़ जाएं। बेला बुदबुदा ही रही थी कि बिंदिया मेज पर बैठे अपने मॉडर्न ससुराल वालों को खाना परोसती है। अरे ओ मेरी गंवार बहू, ये क्या सातरंगी खाना बनाया है तूने? अरे सासू माँ, दिन दहाड़े दिखाई नहीं देते का? ये गांव का मशहूर खाना है, दाल भात चोखा। स्वाद में इतना मजेदार होवत है कि इंसान भरपेट खा ले और पल भर में पचा ले। ओह गॉड! अरे ओ मेरी गंवार भाभी, ये तुम्हारा देहात नहीं बल्कि शहर है। इतना गंदा खाना हम नहीं खाते। अरे ओ बैल बुद्धि ननद, जरा देखो अपने शरीर को दशा। शहर का घास फूस खाकर कैसन मछली के काटा हुई बैठी हो। चुपचाप खाओ, नहीं तो दे धोबी पछाड़। और माँ जी आप भी। पूरा परिवार गंवार बहू का गुस्सैल अवतार देखकर बेमन से खाना खाता है, मगर खाना खाते ही उनका मुरझाया हुआ मुंह खुशी से खिल उठता है और रूपचंद अपनी बहू की बड़ाई करते हुए बोलता है, अरे वाह बहू, तेरा बनाया दाल चावल तो बड़ा ही दमदार बना है। इसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद गांव की मिट्टी से मुलाकात हुई है। हाँ बिंदिया, सचमुच खाना बहुत अच्छा है। स्वाद तो मुंह में घुल मिल गया है। शुक्रिया ससुर जी, शुक्रिया पतिदेव। अरे आप दोनों अम्मा बिटिया के मुंह में दही जम गया है। तनिक तारीफ कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं बस बोलने ही वाली थी, बहू तूने अच्छा खाना बनाया है। हाँ भाभी, आपने वाकई अच्छा खाना बनाया है। क्या बात है, आज तो बैल भी बोल पड़ा। अरे बहू, बैल नहीं बेला। अरे क्या फर्क पड़त है ससुर जी, बैल बोलो या बैला एक ही बात है। गंवार बहू की ये बात सुनकर मॉडर्न ससुराल वाले ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। समय बीतता है जिसके साथ मॉडर्न ससुराल वाले अपनी गंवार बहू के साथ घुलने मिलने लगते हैं, मगर बहुत जल्द गंवार बहू की खबर पूरे सोसाइटी में आग की तरह फैल जाती है और मॉडर्न माया की सहेलियां मोनिका और सेल्वी उसे मिलने आती हैं, जहां दरवाजे पर खड़ी बहू बोलती है, कौन से मिलना है? हम तुम्हारी सासू माँ की सहेलियां हैं, अंदर आ जाएं। अरे काहे नहीं, आओ ना आंटी। सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। इलो हमारी सासू माँ की सहेलियों, गर्मा गर्म लिट्टी चोखा का चटकारा लगाओ। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अनोखी है। तुम्हारे खाने की अब स्वाद चख कर देखते हैं। जैसे ही दोनों सहेलियां गंवार बहू के बनाए खाने को खाती हैं तो बोलती हैं, अरे वाह माया, तेरी गांव से आई बहू तो बड़ा स्पाइसी और स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ, बस शक्ल और पहनावे से गंवार है लेकिन बहू नहीं। मगर हमें ऐसी बाई मिल जाए तो बात बन जाए। अपनी बहू के लिए गंवार शब्द सुनकर मॉडर्न सास बोलती है, बस करो तुम दोनों। मेरी बहू चाहे तो अपने एक जवाब से तुम्हारा मुंह बंद कर सकती है, मगर ये अपनी सास का लिहाज कर रही है। चली जाओ यहाँ से। अरे जरा ठहरो सासू माँ की सहेलियों, एक बात गांठ बांध लो। गाँव के लोगों गौ माता के जैसे सीधे होते हैं, मगर जरूरत पड़े पे सींग चलाना भी जानत हैं। इसलिए गाँव वाले को गंवार ना कहना। उस दिन से गांव की गंवार बहू अपने मॉडर्न ससुराल वाले के साथ बिना किसी बदलाव के मेल मिलाप से रहने लगती है। लहंगा चुराने वाली बहू। शिवन्या की अभी अभी शादी हुई थी। उसे लाल जोड़ा बहुत पसंद था। वो शादी के बाद भी हर दम लाल जोड़ा पहनकर तैयार होया करती थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या, आज तूने फिर से लाल जोड़ा पहन लिया? ये क्या, तू रोज रोज अपना लाल जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है? माँ जी, मुझे लाल जोड़ा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे पहनकर अपने आप को देखती रहती हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे अपना चेहरा अपनी माँ की तरह लगता है। जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझ में मेरी माँ की झलक दिखाई देती है। अरे वो तो शुक्र मना कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं, भगवान को प्यारी हो गई है, नहीं तो तू अपनी माँ की चमची बनी रहती। सुलेखा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद भी शिवन्या को अपनी सास की कही बात का कोई बुरा नहीं लगता और वो अपना लाल जोड़ा पहनकर अपने आप को शीशे में देखती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुलेखा शिवन्या से कहती है, आज हम लोग मेरी सहेली के घर जा रहे हैं, इसलिए थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लेना। अच्छा माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना लाल जोड़ा पहन लेती हूँ, मैं उसमें बहुत प्यारी लगती हूँ। हाँ बहू, तूने सही कहा, लाल जोड़ा पहनकर तू लाल घोड़ी बन जा। शिवन्या अपनी सास सुलेखा की बातें सुनने के बाद हंसने लगती है। अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप मुझे लाल घोड़ी कहकर बुलाओगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे बहू,
पहले तो तू ये सोच कि लोग तुझे इस प्रकार लाल जोड़ा रोज रोज पहनते हुए देखेंगे तो क्या सोचते होंगे। सुलेखा के कई बार समझाने के बाद शिवन्या नॉर्मल कपड़े पहनकर सुलेखा की सहेली के घर पहुंच जाती है। सुलेखा की सहेली विनीता सुलेखा से कहती है, अरे सुलेखा बहन, ये देख तो जरा, मैंने अपनी बिटिया अरुणा के लिए शादी का जोड़ा खरीदा है। ये लाल जोड़ा तुझे कैसा लग रहा है? अरे बहुत खूबसूरत है, इतना प्यारा लहंगा तो मैंने कभी नहीं देखा, काफी महंगा होगा। और ये महंगा तो है ही, पूरे 50,000 रुपए का है। हाँ हाँ सही कहा तूने, इसकी कीमत तो दिख ही रही है। सुलेखा और विनीता दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी शिवन्या लाल जोड़े को हाथों में पकड़कर बहुत खुश होती है और उसे अपने ऊपर लगाकर देखती है। अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा लाल जोड़ा है। इतना प्यारा लहंगा और इतनी प्यारी चोली मैंने कभी नहीं देखी। क्या सुंदर लग रहा है। अरे मेरे ऊपर तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। शिवन्या का ये बर्ताव देखकर विनीता को थोड़ा अजीब लगता है। तभी सुलेखा कहती है, हे भगवान बहू, तू ये क्या कर रही है? ये किसी और का लाल जोड़ा है, किसी और का लहंगा है, चुपचाप इसे यहीं रख दे। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर शिवन्या आराम से लहंगे को रख देती है और चुपचाप बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में शिवन्या अपनी सास सुलेखा के साथ उसी लड़की की शादी में आती है, जिसके बाद शिवन्या दुल्हन के कमरे के अंदर उसका लाल लहंगा रखा हुआ देखती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत है ये लाल लहंगा। शिवन्या को लहंगा इतना पसंद आ जाता है कि वो चोरी छुपे खिड़की से उस लहंगे को चुरा कर अपने घर रख लेती है और वापस शादी में आ जाती है। शादी में आने के बाद अचानक से विनीता की बेटी अरुणा जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरा लहंगा कहीं दिख नहीं रहा। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? मेरा लहंगा कहाँ गया? अरुणा अपनी माँ विनीता के साथ मिलकर यहाँ से वहाँ लहंगा ढूंढती है, लेकिन उसे लहंगा कहीं नजर नहीं आता। आखिरी में बेचारी अरुणा को अपनी माँ विनीता की शादी का लहंगा पहनना पड़ता है। देखते ही देखते शादी निपट जाती है और सुलेखा अपनी बहू शिवन्या के साथ वापस घर लौट आती है। हे भगवान, कितनी विचित्र बात है, किसी ने दुल्हन का लहंगा ही चुरा लिया। आखिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है? सुलेखा ये कह रही होती है कि तभी शिवन्या मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन सोचती है, अरे माँ जी, आपको क्या पता, ऐसा महान काम सिर्फ इस दुनिया में एक ही लड़की कर सकती है और वो खुद आपकी बहू है। मैंने ही तो उस बेचारी का लहंगा चुराया था। आखिर इतना खूबसूरत लहंगा मैं छोड़ भी कैसे सकती थी? अरे बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा क्यों रही है? जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ हाँ अभी लेकर आती हूँ माँ जी। शिवन्या अपनी सास सुलेखा को एक गिलास पानी देने के बाद अपने कामों में लग जाती है। ऐसी सुलेखा शिवन्या को अपने साथ किसी भी शादी में लेकर जाती। शिवन्या दुल्हन का लहंगा ही चुरा लेती, जिसके चलते पूरे मोहल्ले में लहंगा चोर का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन शिवन्या की सहेली की शादी होती है। शिवन्या अपनी सहेली अनुराधा के पास जाती है। अरे अनुराधा, क्या बात है? आज तो तेरी शादी है, तेरे चेहरे पर कोई निखार नहीं दिख रहा। अरे निखार रहेगा भी कैसे? तू तो जानती है आजकल चारों तरफ खबर फैली है, जिसकी भी शादी होती है लहंगा चोर उसकी शादी में आता है और लहंगा चुरा कर ले जाता है। आखिर पता नहीं क्यों लहंगा चोर ऐसा कर रहा है। शिवन्या हंसते हुए कहती है, लगता है लहंगा चोर को लाल जोड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद है, तभी वो लहंगा चुरा रहा है। वैसे तेरा लहंगा कहाँ है? जरा दिखा तो सही, तूने कहाँ छुपा रखा है? तभी अनुराधा अपना लहंगा निकालकर शिवन्या को दिखाती है, जिसे देखकर शिवन्या की नीयत अपने दोस्त अनुराधा के लहंगे पर भी फिसल जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा लहंगा है तेरा। कसम से ऐसा लहंगा तो कोई भी चुरा ले। तू अपना लहंगा संभाल कर रखियो, कहीं लहंगा चोर तेरा लहंगा चुरा कर न ले जाए। ऐसा कहकर शिवन्या बाकी के मेहमानों के पास चली जाती है और बातें करने लगती है, लेकिन शिवन्या मौका देखते ही बेचारी अनुराधा का लहंगा चोरी कर लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। रात का समय होता है। जैसे ही चोरी छुपे शिवन्या घर के अंदर घुसती है, उसके साथ सुरेखा अचानक से घर की लाइट्स ऑन करती है। अरे बहू, तू तो अपनी सहेली की शादी से कल आने वाली थी, लेकिन इतनी जल्दी और वो भी इतनी रात में कैसे आ गई? शिवन्या अपनी सास को देखकर डर जाती है और वो अपना चोरी किया हुआ लहंगा पीछे छुपाने लगती है। अरे बहू, ये तेरे हाथों में क्या है? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। सुलेखा शिवन्या के मना करने के बाद भी उसके हाथ में लहंगा देख लेती है, जिसके बाद सुलेखा को ये समझने में देर नहीं लगती कि शिवन्या ही वही चोर है जिसने अभी तक सबके लहंगे चोरी किए हैं। अरे बहू, ये तूने क्या किया? तू लड़कियों के लहंगे चोरी करती है? अरे तुझे तो शर्म करनी चाहिए। तू जानती भी है एक शादी के लहंगे से एक लड़की के कितने अरमान होते हैं। तू तो उन सभी लड़कियों के अरमान तोड़ देती है। तुझे तो अपनी बहू कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। जरा सोच, उन बेचारी होने वाली सुहागनों के दिल पर क्या बीती होगी।
माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे लाल जोड़ा इतना पसंद है कि मुझसे रहा ही नहीं जाता और मैं उसे चोरी करने लगती हूँ। अरे बहू, तू दूसरे की सुहाग की निशानी चुरा रही है। भगवान ना करे कल को कहीं भगवान ने तेरा सुहाग ही तुझसे चुरा लिया तो क्या करेगी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनते ही शिवन्या के हाथों से लहंगा नीचे गिर जाता है और वो अपनी सास के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं फिर दोबारा कभी किसी का लहंगा चोरी नहीं करूंगी और मैं इस लहंगे को भी वापस अनुराधा के घर छोड़ आऊंगी। ऐसा कहकर शिवन्या वापस से रोते हुए अपनी सहेली अनुराधा का लहंगा चोरी छुपे उसके घर वापस रखाती है और उस दिन के बाद से वो कभी किसी का लहंगा नहीं चुराती। गंगानगर के छोटे से गांव में एक गरीब नैना नाम की लड़की अपनी सास सुमित्रा और अपने ससुर उमेश के साथ रहा करती थी। नैना का पति विदेश में रहा करता था और एक दिन उसने नैना को धोखा देकर विदेश की गोरी से शादी कर ली, जिसके बाद उसने नैना को छोड़ दिया। लेकिन नैना ने अपने पति राहुल के माता पिता को नहीं छोड़ा और उनके साथ रहने लगी। एक दिन नैना अपनी सास सुमित्रा और अपने ससुर उमेश से कहती है, माँ जी मेरा इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। आप दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया और हर परिस्थिति में मेरा साथ भी दिया। राहुल जी तो विदेश में रह रहे हैं, मैं जानती हूँ अब वो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आप दोनों का साथ नहीं छोड़ सकती। बहू ये तो तेरा बड़प्पन है, नहीं तो आजकल कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। बहू, मैंने तो शुरू से ही तुम्हें एक बहू की तरह नहीं बेटी की तरह समझा है और अगर तुम हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहना चाहती हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। नैना सुमित्रा और उमेश के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होने लगती है क्योंकि उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं होता, जिसकी वजह से उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। तभी एक दिन नैना सुमित्रा से कहती है, माँ जी मैंने हर जगह काम ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है और इस तरह आप लोगों को भूखा देखकर मुझे शांति नहीं मिल रही। तुम चिंता क्यों करती हो बहू, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये कहकर सुमित्रा घर से बाहर गांव में टहलने के लिए निकल जाती है। गांव में टहलते टहलते उसे एक जगह भंडारा बंटते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर सुमित्रा वहीं रुक जाती है और भंडारा लेने लगती है। आज घर में कुछ भी नहीं है, भंडारा खाकर ही हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। सुमित्रा वहीं भंडारा खाकर अपनी बहू नैना और अपने पति उमेश के लिए थोड़ा सा भंडारा पैक करवा कर ले आती है। जैसे ही नैना सुमित्रा का लाया हुआ भंडारा खाती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे माँ जी, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, क्यों ना हम मिलकर एक ढाबा खोलें जिसके जरिए हम अपने घर को चलाने लायक कमा लिया करेंगे। अरे बहू, तूने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक ढाबा खोलने के लिए हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। अरे माँ जी, हमारे गांव में मुखिया जी है ना, वो गांव में सभी लोगों को उधार पैसा दे देते हैं। हम भी उनसे कुछ पैसे उधार ले लेंगे और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें पैसा वापस कर देंगे। अच्छा बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुखिया के बारे में मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुना है, कहीं हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। आप चिंता क्यों करती हो माँ जी, जैसे ही पैसा आएगा तो हम सबसे पहले मुखिया को पैसा दे देंगे। अगले ही दिन दोनों सास बहू मुखिया के घर जाती हैं और उसे ढाबा खोलने के बारे में सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि तुम मुझे समय पर पैसा लौटा दोगी। सुमित्रा और नैना दोनों ही अनपढ़ थीं। वो दोनों ही एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। बिना सोचे समझे ही उन्होंने अपने अंगूठे एग्रीमेंट के ऊपर लगा दिए, जिसके बाद मुखिया ने उन्हें पैसा भी दे दिया। देखते ही देखते सुमित्रा और नैना ने अपना एक खुद का ढाबा खोल लिया। ढाबा खोलने के बाद उनका ढाबा अच्छा खासा चलने लगा, जिससे उन दोनों की अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसे उमेश दूर खड़ा देखता रहता है। तभी उमेश सुमित्रा और नैना के पास आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों बहुत मेहनत कर रही हो, तुम्हारी मेहनत सफल हो रही है। लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों जल्दी जल्दी ऑर्डर तैयार करती रहो और मैं उन्हें लोगों तक पहुँचा देता हूँ।
उमेश एक एक करके सभी को उनके ऑर्डर देने लगता है, जिसके बाद सभी लोग नैना और सुमित्रा के ढाबे की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, मैंने खाना तो बहुत जगह खाया, लेकिन इस ढाबे का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें क्या लगता है कार्तिक? तुम बिल्कुल सही कहती हो, अब से हम यहाँ हमेशा आते रहेंगे। काजल और कार्तिक पेमेंट के साथ नैना और सुमित्रा को शुक्रिया कहने लगते हैं। आप लोगों का ढाबा बहुत ही अच्छा है और यहाँ का खाना तो और भी लाजवाब। अगली बार हम दोनों दोबारा आएंगे। क्या आप घर पर भी डिलीवरी करते हो? घर पर डिलीवरी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये लो, ये मेरा नंबर है। कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, हो सकेगा तो मैं आपको घर पर डिलीवर करवा दूंगी। नैना अपना नंबर काजल और कार्तिक को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते नैना और सुमित्रा होम डिलीवरी भी शुरू कर देते हैं और ढाबे की कमाई इकट्ठी करने के बाद वो दोनों मिलकर मुखिया के पास जाती हैं और उसे पैसे देते हुए कहती हैं, ये लीजिए मुखिया जी, आपने जो हमें पैसा दिया था, हम आज उसे वापस लौटा रहे हैं। मुखिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज हमने मिलकर एक बहुत अच्छा ढाबा खोला है। कभी आना, हम आपको अपने ढाबे का खाना खिलाएंगे। पहले तो मुखिया पैसे ले लेता है और उसके बाद कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा ढाबा? अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो? भूल गई तुमने मेरा एक एग्रीमेंट साइन किया था। हाँ मुखिया जी, हमने पैसों का एक एग्रीमेंट साइन किया था। आज हमने आपका पैसा लौटा दिया है, वो भी ब्याज के सहित। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। अरे तुम तो बहुत भोली हो, ये नहीं जानना चाहोगे कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? क्या कहना चाहते हो आप? यही कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मैं एक ढाबा खोल रहा हूँ और उस ढाबे में तुम दोनों काम कर रहे हो। वो ढाबा तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये सुनकर नैना और सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद सुमित्रा मुखिया से कहती है, अरे मुखिया जी, ये तो सरासर धोखा है। हमने आपके पैसे लौटा दिए, अब आप हमें माफ कीजिए और हमें जाने दीजिए। वो ढाबा हमारा है और हमारा ही रहेगा। अरे ऐसे कैसे कानून है? ये ढाबा मेरा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो नैना और सुमित्रा को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही नैना और सुमित्रा ढाबा खोलकर ढाबा चलाने लगती हैं, मुखिया वहाँ पहुँच जाता है। तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आती? ये ढाबा तुम्हारा नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पैसा लेकर। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी मेहनत का पैसा हमने तुम्हें दिया था वो हमें वापस लौटा दो और ढाबा तुम रख लो। ओहो, तो तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज बन रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे दूंगा? अरे बेईमानी तो मेरी रगों में दौड़ती है। तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मुखिया इतना कहता ही है, तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसके बाद पुलिस मुखिया के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर कहती है, चल बेटा, पुलिस थाने। जो बेईमानी तेरी रगों में दौड़ती है, हम पुलिस वाले ऐसी बेईमानी पुलिस थाने में बहुत ही आसानी से निकालते हैं। ऐसा कहकर पुलिस मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि नैना ने मुखिया को देखते ही पुलिस को कॉल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ये सब सुनकर तुरंत उनके पास पहुंच जाती है और मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है। गरीब माँ का जादुई लहंगा। रसोई घर में चटाई पर सो रही जीविका का शरीर खुली हुई खिड़की से आ रही सर्दी की सरसराहट से ठंडा पड़ चुका था। वह गहरी नींद में बुदबुदा रही थी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ माँ, रुक जाओ। उसका मस्तिष्क ख्वाब में खोया हुआ था। तभी जीविका झुंझलाकर नींद से बाहर आ जाती है और वह बोलती है, फिर से वही सपना। आखिर उस अंधेरे में वो कौन सी चीज चमक रही थी? कुछ ही देर में सुबह के सूरज की रोशनी जीविका के चेहरे पर छिटक पड़ती है, जिसके कारण से उसके रूप की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंदा चिल्लाते हुए रसोई में आती है। अरे ओ महारानी, चल जल्दी से ये बोरिया बिस्तर परे रखकर हमारे लिए चाय बना। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। जीविका जल्दी से सभी के लिए चाय बना कर देती है। ये लीजिए पिताजी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है ना तुझे कि मुझे पिताजी कहकर मत पुकारा कर। तेरी बुद्धि में यह बात बैठती क्यों नहीं? बलवीर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि बरसों पहले उसने जीविका के लिए ही दूसरी शादी की थी ताकि ये माँ का आंचल मिल सके। मगर मंदा ने जीविका के खिलाफ बलवीर के मन में ऐसे बीज बोए कि बलवीर के मन में जीविका के लिए जहर घुल गया और एक बाप अपनी ही बेटी का बैरी बन गया और उसका परिवार मंदा और नैना तक ही सिमट कर रह गया। एक दिन जीतन बलवीर के पास आकर बोलता है,
अरे जयराम जी की बलवीर भाई, कैसा है तू? अरे ठीक हूँ, तू बता, अरे कैसे आना हुआ? एक रिश्ता है नजर में जीविका के लिए। लड़के वालों को दान दहेज में एक आना नहीं चाहिए, मगर लड़के की पहली पत्नी की मौत हो गई है, इसलिए दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अब जो कि लड़का विधुर है तो जाहिर सी बात है कि लड़का उम्रदार होगा, यही कोई 40-45 साल का होगा। ये सुनकर बलवीर संकोच में पड़ जाता है। तभी मंदा कहती है, अरे इसमें इतना सोचना विचारना कैसा, लड़का तो वैसे भी उम्र में बड़ा ही होता है। हमें मंजूर है जीतन भाई, आप उन्हें कहो कि बारात लेकर घर आएं और ले जाएं इस आफत को। इस तरह 18 साल की जीविका की शादी एक बड़े उम्र के इंसान के साथ तय हो जाती है, मगर कुछ ही दिन के बाद नैना की शादी एक बड़े घर में तय हो जाती है। अरे जीविका, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है, बस फर्क इतना है कि तुम एक बूढ़े की बीवी बनोगी और मैं एक सुंदर से लड़के की। सच बताऊं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम के जैसी है, न तुम्हें परिवार का प्यार मिला न पति का प्यार मिलेगा। दिन बीतते हैं और मंदा और बलवीर नैना की शादी के खरीदारी शुरू कर देते हैं। तभी नैना अपनी शादी का लहंगा लेकर जीविका के पास आती है। ये देखो जीविका, मेरी शादी का जोड़ा। अरे वाह नैना, तुम्हारी शादी का लहंगा तो बड़ा सुंदर है। वो तो होगा ही, क्योंकि मेरा लहंगा लाखों का है। नैना अपना लहंगा जीविका को दिखा ही रही थी कि मंदा वहाँ आकर कहती है, अरे नैना बावली हो गई है, देख कैसे ललचाई नजरों से तेरा लहंगा देख रही है। ये सुन लड़की, आज शाम से मेरी नैना की शादी की रस्में शुरू हो रही है, इसलिए अपने मनहूस कदम कमरे से बाहर मत निकालना। और हाँ, अपने शादी के जोड़े का जुगाड़ तू खुद से कर लेना। चल नैना। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे पास तो शादी का जोड़ा भी नहीं, शायद माँ के संदूक में कुछ मिल जाए, देखती हूँ। जीविका जल्दी से अपनी माँ के संदूक को खोलती है, जिसमें लाल रंग का एक खूबसूरत सा लहंगा रखा होता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी शादी का दिन आता है। जीविका उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उस लहंगे ने जीविका के रूप में जान डाल दी थी। देखो माँ, तुम्हारी बेटी दुल्हन बन गई। बताओगी नहीं इस लहंगे और दुल्हन के लिबास में मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा कहते हुए जीविका अपनी माँ के फोटो के सामने फपक फपक कर रोने लगती है। तभी उसकी आंखों के आगे अपने सौतेले माँ, बहन और पिता का बुरा बर्ताव उभर उठता है और जैसे बरसों बाद जीविका अपने लिए सोचती है। ये गाजी बाजी की गूंज बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि मेरे अपने मुझे दुल्हन बनकर दलदल में धकेल रहे हैं। अब मैं और अपनी जिंदगी न्योछावर नहीं कर सकती। तुझे जाना होगा जीविका। जीविका दुल्हन के लिबास में अपने नए सफर के लिए निकल पड़ती है। भागती भागती वह एक सुनसान सड़क पर आ पहुंचती है। तभी कुछ खनकने की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे सड़क पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे और इसके लहंगे से निकल रही रोशनी पूरी सड़क पर छिटकी हुई थी। तभी एक अक्ष उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता है। जीविका, डरो मत, ये मेरा ही जादुई जोड़ा है। तुम्हें याद है, तुम्हें एक सपना आया करता था। मैं तुम्हें उस सपने से इसी जादुई लहंगे के बारे में बताती थी। ये जादुई लहंगा तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करेगा। अलविदा जीविका। जादुई लहंगे से जीविका को अपने नए जीवन को शुरू करने का जरिया मिल गया। वह सोने के सिक्कों को सुनार से बेचकर दूसरे शहर आ पहुंची, जहां वो एक घर लेकर रहने लगती है। मेरी माँ के जादुई लहंगे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो? जीविका के इतना कहते ही जादुई लहंगा हवा में लहराने लगता है और उसके भीतर से एक सुनहरी रोशनी पूरे घर में उमड़ते घुमड़ते हुए अपने अंदर से स्वादिष्ट खाने की थाली उसके सामने पेश करती है। ये खाना तो मेरी भूख से बढ़कर है। शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे इस खाने के लिए। जीविका पेट भर कर खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। फिर एक दिन जीविका खुद से बोलती है, शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मुझे जुल्म के उस घर से निकालकर जीना सिखाया, मगर अब मैं अपनी माँ के जादुई लहंगे से गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे सोने के सिक्के दो। जीविका के ऐसे कहते ही जादुई लहंगे में एक बड़ी चमक इठलाते हुए अपने अंदर से सोने के सिक्कों की बौछार कर देती है, जिसे लेकर जीविका लाचार लोगों की मदद के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे दुल्हन के जोड़े में सजी हुई एक लड़की पुल पर खड़ी नजर आती है। ठहरो जरा,
तुम ये क्या कर रही हो? मैं जीना नहीं चाहती। मेरे गरीब पिता ने पाई पाई जोड़ कर रखी थी, मगर अब लड़के वालों ने पूरे 50,000 की रकम बढ़ा दी। तुम बताओ मेरे बाबूजी एक झटके में कहाँ से लाएंगे उतने पैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये खरे सोने के सिक्के हैं, इसे तुम रखो। जाओ बहन, अपना घर बसाओ। दिया जीविका को शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। जीविका के कदम बिना रुके जादुई लहंगे से लगातार लाचार लोगों की मदद करते गए। एक रोज व्योम नाम का एक लड़का उसके घर आया। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम व्योम है, मैं एनजीओ चलाता हूँ। एक अकेली लड़की होकर आपने लाचार लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, कितनी ही लड़कियों का घर बसाया। मुझे हमेशा से आप जैसी जीवन साथी की खोज थी। मैं आपके जीवन में शामिल होना चाहता हूँ जीविका जी। जीविका की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। शायद उसके हाथों हुए लाचार लड़कियों का घर बसाने का फल था, जो आज उसके अंधियारे जीवन में व्योम जुगनू बनकर आया था। जीविका ने शादी के लिए फौरन हाँ कर दी, जिसके बाद व्योम गाजे बाजे के साथ बारात लेकर उसके घर आता है। जादुई लहंगे में दुल्हन बनकर खड़ी जीविका कहती है, देखो माँ, आज तुम्हारी जीविका दुल्हन बनी है। आज तुम्हारी अनाथ बेटी का घर बसने जा रहा है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। एकाएक जादुई लहंगे से एक चमक उसके आंखों के सौंजे फूट पड़ती है, जो उसकी माँ लाजो का रूप लेती है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, ईश्वर तेरी शादीशुदा संसार को शारोन के गुलाब के रंग भरे। मेरा साया हमेशा तेरे जादुई जोड़े में तेरे साथ साथ रहेगा जीविका। ये कहकर लाजो की आत्मा जादुई लहंगे में घुल मिल जाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से जीविका की शादी व्योम से हो जाती है। आज जीविका की जिंदगी में ज्यादती जुल्म के बरसों बाद उसके हक की खुशी मिल गई। नदी में जादुई चंदन के पेड़। एक छोटे से गांव में एक कमला नाम की बूढ़ी औरत अपनी पोती आयुषी के साथ रहा करती थी। उसके साथ उसकी बहू भी रहती थी, जो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। अरे इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो? थोड़ा जल्दी जल्दी बर्तनों को धो, इसके बाद तुम्हें और भी काम करने हैं। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इससे ज्यादा मैं और जल्दी काम नहीं कर सकती। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी मुफ्त की रोटी तो तोड़ ही लोगी, लेकिन तुमसे काम नहीं होगा। अगर आज ये काम समय पर खत्म नहीं हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। प्रेरणा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी कमला ठंड में बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी पोती आयुषी उसके पास आती है और उससे कहती है, दादी माँ, लाओ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अगर आप ऐसे अकेले काम करोगी तो आपको ठंड लग जाएगी। नहीं बेटी, तूने मेरी मदद करने के लिए सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर तेरी सौतेली माँ ने तुझे काम करते हुए देख लिया तो तुझे भी डांटेगी और मुझे भी डांटेगी, और फिर हम दोनों को ही रात का खाना भी नहीं देगी। कमला के मना करने के बाद भी आयुषी उसकी मदद करने लगती है। देखते ही देखते आयुषी कमला के साथ मिलकर सारा काम खत्म करवा देती है, जिसके बाद दोनों दादी और पोती बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उनके पास प्रेरणा आती है और उनसे गुस्से से कहती है, हाँ खाओ खाओ, अरे यही तो रह गया मुफ्त की रोटी खाना। खाना खाते ही तुम दोनों जंगल से लकड़ियां लेने चले जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चल बेटी आयुषी, जल्दी जल्दी खाना खा ले, उसके बाद हमें जंगल से लकड़ियां काट कर लानी है। ठीक है दादी माँ। दोनों दादी और पोती लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों लकड़ियां काटकर एक नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहां वो हमेशा लकड़ियां काटकर बैठा करते थे। उस नदी के अंदर कुछ पेड़ उगे थे, लेकिन उनके बारे में न तो कमला को पता था और न ही आयुषी को। दोनों दादी पोती आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और पेड़ को काटने के लिए कहते हैं, अरे यहाँ तुम दोनों क्यों बैठी हो? चलो यहाँ से उठ जाओ, हमें यहाँ पेड़ काटना है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये पेड़ कितना अच्छा है, इसकी छांव में हम लोग बैठ जाते हैं। अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो हम कहाँ बैठेंगे, और पेड़ों को काटना तो वैसे भी सख्त मना है। देखो, हमें ये पेड़ काटना है, इसलिए हमारे रास्ते में मत आओ। उन दोनों के ऐसा कहते ही कमला और आयुषी पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। हमारे होते हुए आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। उन दोनों का ऐसा करते हुए देख वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं और बाकी के छोटे मोटे पेड़ों को काटने लगते हैं। तभी पेड़ के अंदर से एक देवी माँ निकलती है। मैं इस जंगल की देवी हूँ। तुम दोनों का ये बर्ताव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम दोनों ने आज मेरे इस पेड़ को बचा लिया।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोज देखती हूँ तुम यहाँ लकड़ियाँ काटने आती हो और तुम दोनों बहुत गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये जो नदी में तुम पेड़ देख रही हो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये चंदन की लकड़ी का पेड़ है और ये चंदन बहुत मूल्यवान है। ये लकड़ी आसानी से कहीं नहीं मिलती, लेकिन आज के बाद तुम इस नदी के अंदर से चंदन की लकड़ियाँ ले जाकर बेच सकती हो। इससे तुम्हारी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद कमला नदी के अंदर जाती है और उसके अंदर से चंदन की लकड़ियाँ तोड़कर ले आती है। जिसके बाद वो चंदन की लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचने लगती है। चंदन बहुत कीमती था, जिसके चलते कमला की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे वाह आयुषी, जरा देख तो सही, हमें तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिल गई। इतने सारे पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे। दादी माँ, लगता है हमारी किस्मत चमक गई। अब आप मुझे एक नई फ्रॉक दिलवाओ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, ये फट गए हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आज हम इन पैसों से अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे। कमला अपनी पोती आयुषी को नए कपड़े दिलाती है और खुद भी अपने लिए कपड़े खरीद लेती है। दोनों वापस घर लौट आते हैं, जिसके बाद उनके नए कपड़े देखकर प्रेरणा जल भुन जाती है। अरे ये समय मिला है तुम्हें वापस लौटने तक का? इतने समय से तुम दोनों कहाँ थी? तुम्हें घर के कोई काम नहीं दिखाई देते? और तुम्हारे पास ये नए कपड़े कहाँ से आए? पहले तो तुम्हारे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं थे। कमला और आयुषी प्रेरणा से कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो दोनों चुपचाप घर के कामों में लग जाते हैं। लेकिन प्रेरणा के मन में ये बात खटक जाती है कि इन दोनों के पास नए कपड़े कहाँ से आए। आज देवी माँ की वजह से कई समय बाद हमें नए कपड़े पहनने को मिले हैं। कितनी अच्छी बात है। दादी माँ, अब से हम चंदन बेचकर अपनी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। उस दिन के बाद से जब भी उन्हें कोई परेशानी होती, वो नदी के अंदर से चंदन के पेड़ से चंदन तोड़ लेते और उसे बाजार में जाकर बेच देते, जिससे उन्हें 4 गुना पैसे मिल जाते। दादी माँ, रात को सोने के वक्त बहुत ज्यादा ठंड लगती है। मैंने माँ से एक रजाई मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी। आप मेरे लिए एक रजाई खरीद लो। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए गरम रजाई जरूर खरीदूंगी। अगले दिन कमला नदी के अंदर से चंदन की लकड़ियां तोड़ लेती है, जिसके बाद वो चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचकर उनसे पैसा कमाती है और कमाए हुए पैसों से वो अपनी पोती आयुषी के लिए रजाई खरीद लेती है। जिसके बाद कमला नई रजाई लेकर घर पहुंचती है। ये क्या, इतनी महंगी रजाई, और वो भी तुम्हारे पास? ये रजाई कहाँ से आई तुम्हारे पास? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कुछ नहीं बहू, मैं इतने समय से लकड़ियाँ बेच बेच कर पैसे जोड़ रही थी। बस उन्हीं पैसों से मैं अपनी पोती के लिए एक रजाई लेकर आई हूँ। उसे बहुत तेज ठंड लगती है। अब तो मुझे भी जानना पड़ेगा कि ये 2 रुपए की लकड़ियाँ बेचने से इतने महंगे शौक पूरे कैसे कर रही हैं। कल मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। प्रेरणा कमला और आयुषी की जासूसी करने लगती है। वहीं कमला और आयुषी दोनों जंगल की तरफ जाती हैं, तो प्रेरणा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद प्रेरणा उन दोनों को एक नदी के अंदर जादुई चंदन की लकड़ी वाले पेड़ से चंदन तोड़ते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों इस नदी से जादुई चंदन के पेड़ से चंदन तोड़ती हैं और उसे बेचती हैं, जिसकी वजह से इनके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं। अगर मैं इस चंदन की लकड़ियों को तोड़कर बेचूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। प्रेरणा के अंदर लालच आ जाता है, जिसके बाद वो आयुषी और कमला के जाने का इंतजार करती है। उनके जाते ही वो नदी के अंदर जादुई पेड़ से चंदन तोड़ती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती। अच्छा, ऐसी बात है। मेरा नाम भी प्रेरणा है। प्रेरणा, मैं इस जादुई पेड़ से चंदन की लकड़ी तोड़ कर ही रहूंगी। प्रेरणा तुरंत एक आरी ले आती है, जिसके बाद वे उस पेड़ को काटने वाली होती हैं। तभी पेड़ के अंदर से एक देवी माँ निकलती हैं और प्रेरणा से कहती हैं, तुम जैसी लालची औरतों का कुछ नहीं हो सकता। तुमने चंद पैसों के लिए इस पेड़ को काटने के लिए आरी ले आई। अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। देवी माँ को अपने सामने देख प्रेरणा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, देवी माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने अपनी माँ जैसी सास के ऊपर, अपनी बेटी जैसी आयुषी के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहते ही देवी माँ अपनी शक्तियों के द्वारा नदी के पानी के बहाव को बहुत तेज कर देती है।
जिसके चलते प्रेरणा नदी के पानी में डूब जाती है, जिसके बाद देवी माँ वहां से वापस अपने जादुई चंदन की लकड़ियों के पेड़ में गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला और आयुषी दोनों जादुई चंदन के पेड़ की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।